बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मंच पर जो हजरात बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा है और मीरापुर विधानसभा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार कैंडिडेट मेरे भाई जनाब अरशद राना साहब, मगरबी यूपी के MIM पार्टी के अध्यक्ष मेरे भाई मेहताब चौहान साहब, जिला सदर इमरान खासमी साहब, उत्तराखंड के मजलिस पार्टी के सदर जनाब नैयर काजमी साहब, फरमान एडवोकेट साहब और ख़ास तौर से जनाब शाहनवाज प्रधान साहब, जिन्होंने आज हमको यहाँ पर ये इंतखाबी जनसभा करने की इजाज़त दी, उनका बहुत शुक्रिया। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पिछले 14-15 दिन से मैं महाराष्ट्र में वहाँ के विधानसभा के चुनाव में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ रहा और कल रात धूलिया में एक जलसे को मुखातिब करने के बाद 3 घंटे के सफर के बाद हम औरंगाबाद पहुंचे और फिर सुबह 7 बजे की फ्लाइट लेकर हम दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी से यहाँ पर 3 घंटे में पहुंचे हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया, आपके दरमियान में खड़े होकर हमारे उम्मीदवार जनाब अरशद राना साहब और पार्टी के बारे में बोलने का मौका इनायत फरमाया। मैं आप तमाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज आप यहाँ पर आए। मैं सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश करने आया हूँ कि ककरौली गांव में ये एक अजीमुशान जलसे आम हो रहा है, इंतखाबी जलसा, कि 20 तारीख के दिन आपको अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए, उत्तर प्रदेश में अपनी क़यादत को मजबूत करिए और अपनी एक बेबाक आवाज को अरशद राना के रूप में उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भिजाइए, ताकि इस विधानसभा में जो बेशुमार अवामी मसाइल हैं उसको हल कर सके। आप जानते हैं कि मीरापुर विधानसभा में बच्चियों के लिए, खवातीन के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, अस्पताल नहीं है और यहाँ पर जो शुगर मिल है, मोराना शुगर मिल, उसकी कैपेसिटी बढ़ाना है, जिसके ताल्लुक से कोई विधायक या सांसद ने अब तक कोशिश नहीं की। गन्ने का रेट जो 450 रुपये होना चाहिए, अभी तक सिर्फ 300 रुपये दिया जा रहा है। इसकी मांग कोई नहीं कर रहा है और स्कूल नहीं है, रोड नहीं, बिजली की सहूलत नहीं है और फिर यहाँ पर जो बिरादरी है उनको उनका हक भी नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि इस बिरादरी के लिए बहुत बड़ी जरूरत है, बुनियादी सहूलतें उनको मुहैया नहीं की जा रही हैं। साथ ही साथ इस विधानसभा में हमारे कुरैश बिरादरी के लोग हैं जिनके कारोबार को जो बरसों से वो कारोबार करते हैं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, उसको यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने उस कारोबार को खत्म करने की पूरी कोशिश की और कर भी रहे हैं। तो ये ऐसे मसाइल है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके लिए आपको 20 तारीख के दिन मुत्तहिदा तौर पर अपने एक वोट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर करना है। लोग मुख्तलिफ इल्जाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लगाते हैं, मगर आप जानते हैं कि पिछले कई बरस से हम उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर
हमारी पार्टी का काम कर रहे हैं। हम चुनाव लड़ते हैं, हारते भी हैं, कोई चुनाव जीतते भी है, मगर मैं आपको इस बात का यकीन दिलाने आया हूं, हम चुनाव के नतीजे देखकर हिम्मत हारने वालों का नाम इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। हमारे हौसले कल भी बुलंद थे, आज भी बुलंद रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर फैसला लोकतंत्र में, जमहूरियत में आपको करना है। अगर आज आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल इस विधानसभा में करेंगे तो आपकी एक आवाज, आपका एक नुमाइंदा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा। अगर आपको ये कहकर जरूर डराया जाएगा कि एक अरशद राना जीतने से क्या होता है, तो मैं उनको बताना चाह रहा हूं, भाई रुक जाइए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आरएलडी के कितने सांसद लोकसभा में है? 2 ही तो है ना, 2 है उनके, और एक विधानसभा की सीट बीजेपी की उनके लिए छोड़ देती है। और जब मजलिस इलेक्शन लड़ती है उत्तर प्रदेश में, तो ये तमाम के तमाम बड़े बड़े लोग जो मुस्लिम क़यादत को, जो आपकी एक आजाद क़यादत को बर्दाश्त नहीं करते, वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं, एक होगा तो क्या होगा। मेरे भाई, आरएलडी के 2 सांसद हैं और बीजेपी को ये विधानसभा की सीट छोड़ना पड़ा। अगर उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 10 से 15 विधायक कामयाब हो जाते हैं, 2 से 3 सांसद अगर कामयाब हो जाते हैं, तो इसका फायदा किसको मिलेगा? इसका फायदा आप ही को मिलेगा, इंसाफ आपको मिलेगा, नाइंसाफी का खात्मा होगा, जुल्म का खात्मा होगा। ये बात हम बार बार आपके दरमियान में आकर कह रहे हैं कि भारत की लोकतंत्र में हर समाज के पास उसकी एक आवाज है, और जब तक आप उस आवाज को मजबूत नहीं करेंगे, उनको जिताएंगे नहीं, आपकी कोई तकलीफ दूर नहीं होगी। पिछले 4-5 महीने पहले पार्लियामेंट के चुनाव हुए। आज भारत की पार्लियामेंट में चाहे वह अपर कास्ट हो या बैकवर्ड क्लास हो, इनकी आबादी के लिहाज से उनके सांसद जीत कर आए हैं। अगर एक समुदाय है जिनके सांसद आबादी के मुताबिक नहीं जीत पाए हैं, तो भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है। इसका जिम्मेदार कौन है बताइए आप? इसके जिम्मेदार किसी हद तक हम भी हैं, जो हम डर जाते हैं कि नहीं नहीं, अगर हम मजलिस को वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। मेरे भाई, आपसे यह कह रहा हूं, यकीनन बीजेपी को हमको रोकना है, मगर हमारी जिंदगी की ताकत इनको रोकने में, और फिर हमारी जिंदगी का खात्मा इनको रोकने में खत्म हो जाएगा, फिर हमारी आवाज कहां पर जाएगी? मिसाल के तौर पर मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूं, आज भारत की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक वक्फ बिल का कानून, एक वक्फ बिल बनाने का कानून पेश किया। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कम से कम 3 MP होते, इम्तियाज जलील अगर औरंगाबाद से कामयाब हो जाते, अख्तरुल ईमान बिहार किशनगंज से कामयाब हो जाते, तो क्या मोदी इस तरह की हरकत करने के बारे में सोचते? आप जानते हैं कि वक्फ बिल क्या है? ये जो वक्फ बिल नरेंद्र मोदी ने भारत के पार्लियामेंट में पेश किया, ये बिल ये कहता है कि कल अगर ये बिल कानून बनेगा तो कल कलेक्टर DM ये फैसला करेगा कि वाकई में ये मस्जिद वक्फ है या नहीं, ये खानका वक्फ है या नहीं, मदरसा वक्फ है या नहीं, या कब्रिस्तान वक्फ है या नहीं। और वक्फ यूजर को इस बिल में निकाल दिया गया है। मैं जिम्मेदारी के साथ आज आपके दरमियान में ककरौली गांव में खड़े होकर आपसे और उत्तर प्रदेश के तमाम जिम्मेदारों को बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड में जितनी जायदादें रजिस्टर्ड है, 99% वक्फ यूजर है, यानी उसका कोई डीड नहीं है मगर रजिस्टर्ड है। अगर खुदा ना खास्ता यह कानून बीजेपी की हुकूमत बनाएगी
तो तमाम 99% वक्फ जायदाद का क्या होगा? क्योंकि मोदी ये कह रहे हैं कि जो जायदाद वक्फ होता है, हम आप मानते हैं कि उसका मालिक अल्लाह होता है, सुबह क़यामत तक मालिक उसका अल्लाह होता है। मगर मोदी इस तरह का बिल पार्लियामेंट में पेश कर रहे हैं कि मालिक अल्लाह नहीं होगा, मोदी होगा और मेरा नायब का डीएम होगा, कलेक्टर होगा। उत्तर प्रदेश में जितनी सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां हैं, 99% वो वक्फ यूजर है। इस बिल में वक्फ यूजर को उड़ा दिया गया। इस बिल में यह बात लिखी गई है कि अगर कोई भी जाकर डीएम कलेक्टर के पास ये शिकायत कर दे कि ये फुला जायदाद वक्फ की नहीं है, तो कलेक्टर जब तहकीकात का इंक्वायरी का ऑर्डर देगा, जैसे ही वो इंक्वायरी का ऑर्डर देगा, उस वक्त से वो जायदाद वक्फ नहीं रहेगी। कब तक वक्फ नहीं रहेगी? जब तक कलेक्टर या डीएम अपनी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं कर लेता। डीएम इंक्वायरी मुकम्मल नहीं करेगा, इंक्वायरी का ऑर्डर जारी कर देगा, वक्फ की प्रॉपर्टी से, जायदाद से हम महरूम हो जाएंगे। आप बताइए फिर किसका नुकसान होगा इस बारे में? फिर उसमें बिल में लिख दिया गया कि उत्तर प्रदेश के आज वक्फ बोर्ड में उसका एक एक मेंबर रुकन सिर्फ मुसलमान बन सकता है। मोदी कह रहे हैं कि नहीं, कम से कम 2 गैर मुस्लिम तो बनना ही बनना है। और इलेक्शन नहीं होगा रियासती वक्फ बोर्ड में, प्रदेश की सरकार मेंबर्स को नॉमिनेट करेगी, नामजद करेगी, यानी 2 से ज्यादा भी गैर मुस्लिम उसके मेंबर बन जाएंगे, मेजॉरिटी में आ जाएंगे। मकसद एक ही है कि मोदी ये चाहते हैं कि भारत से वक्फ की जायदादों को खत्म करके रख दिया जाए। मस्जिदें वक्फ ना रहे, दरगाहें ना रहे, खानखाएं ना रहे, कब्रिस्तान ना रहे। इसीलिए मोदी ने इस तरह के बिल को भारत की पार्लियामेंट में पेश किया है। मैं आपको खबरदार कर रहा हूं, मैं आपको बाखबर कर रहा हूं, अगर आज आप नहीं जागेंगे, इस बिल के खिलाफ सदाए एहतजाज नहीं बुलंद करेंगे, तो याद रखिए हम अपनी वक्फ जायदादों को खो देंगे और बाद में रोने से कोई फायदा नहीं। अभी आपको उठकर एक मुस्बित पैगाम देना है, और पैगाम देने का तरीका यह है कि 20 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे, तो आप लिए भी पहला अपना वोट इस्तेमाल करें, ताकि मोदी को मालूम हो जाए कि इस बिल को कबूल नहीं करते जो हमारी मस्जिदों को छीनना चाहता है। हम मीरापुर से आरएलडी को हराएं, ताकि जयंत चौधरी को मालूम हो जाए आप हमारे वोट हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आप वक्फ बिल की मुखालिफत में जयंत चौधरी नहीं करेंगे। तो क्या आप इस वक्फ बिल के खिलाफ वोट देंगे 20 तारीख को? क्या आप अपनी मस्जिद, दरगाहों को, खानखाहों को बचाएंगे? आपने इंशाअल्लाह कह दिया, मगर याद रखिए, अगर आप मुत्तहदा तौर पर अपना एक एक वोट मोदी के इस काले बिल के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, तो मोदी को भी पैगाम मिलेगा, जयंत चौधरी को भी पैगाम मिलेगा कि मीरापुर की जनता ने जो फैसला दिया है वो सिर्फ मीरापुर की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम ने फैसला दिया है कि हम तुम्हारे इस कानून, इस बिल को नहीं मानते जो हमसे हमारी मसाजिद को और वक्फ की जायदादों को छीनना चाहता है। अब जब वक्फ का बिल पेश हो रहा था पार्लियामेंट में, कौन खड़े होकर मौसर तरीके से संविधान की दफा 25, 26 का हवाला देकर उसकी मुखालिफत में कौन खड़ा हुआ, वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में मौजूद है। दूसरे पार्टी के लोग भी खड़े हुए, समाजवादी के नेता अखिलेश यादव भी खड़े हुए, बिल के बारे में बोलने के बजाय वो कोई और दास्तान सुना रहे थे, वो और ही दास्तान रहे थे। तो मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, याद रखिए, अगर आप मौजूद हाथ में अपने से अपने निंदों कामयाब नहीं करेंगे, तो जो बरसों से हमारा इस्तेसाल चल रहा है वो जारी और सारी रहेगा।
सिर्फ वोट देते हैं मगर आपकी आवाज कोई नहीं उठाता, कोई आपके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिए फैसला तो आपका है, जमहूरियत है, आप जिसको चाहे वोट दे दें। मगर अगर आप इस बार भी इस डर में आ जाएंगे कि नहीं नहीं ये राना जीतेगा या नहीं जीतेगा, मेरे भाई जब जंग करे जमहूरियत में तो जंग खूब तरीके से करनी चाहिए। हमारा मामला यह है कि जंग करने से पहले हम नतीजे पर पहुंच जाते हैं, जंग करने से पहले हम नतीजे पर पहुंच जाते हैं। अरे हम हार गए तो कैसा, अरे मेरे भाई मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, बुरा मत मानिए। 70 साल से वो फलस्तीनी गाजा और मगरबी किनारे में लड़े जा रहे हैं, मर रहे हैं। 40,000 अब तक मर गए, 12 लाख बेघर हो गए, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। मगर उनके हौसले को देखो, वो डर नहीं रहे बल्कि मुकाबला कर रहे हैं। क्यों मुकाबला कर रहे हैं? क्योंकि इजराइल एक जालिम मुल्क है, इजराइल एक जालिम मुल्क है और वो जालिम मुल्क गाजा में नस्लकशी कर रहा है। मगर एक मिसाल देने के लिए आपको बता रहा हूं। दूसरी बात मैं आपके सामने ये अर्ज करना चाह रहा था कि यहां पर अंसारी बरादरी बहुत बड़ी तादाद में है, उनका कारोबार पूरा का पूरा ठप होकर रह गया, कोई नहीं पूछता। आप देखते जाइए बीजेपी क्या कर रही है। जो भी अल्पसंख्यक समाज के लोग अपने हाथ और खून पसीने की कमाई से अपनी जिंदगी गुजारते, उनकी कारोबार को, उनके बिजनेस को खत्म कर दिया जा रहा है। मगर कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं, कोई लड़ने वाला ही नहीं। चुनाव आ गया तो सब आ जाते हैं कि भैया को जिताओ, दरी बिछाओ, अपनी जवानी को करो, उसके बाद हम ही मरते हैं, उसके बाद हम ही मरते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाई आप सुनिए, हाँ जिंदा है, आप भी जिंदा है, हम भी जिंदा है। हम और आप जब तक जिंदा है उस वक्त तक कयामत नहीं आने वाली, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तीसरी जो अहम बात हम आपको बताना चाहते हैं, यहां पर आप जानते हैं कि मजलिस पार्टी जब लड़ रही है तो मुझे बताया गया कि हस्बे आदत, हस्बे रिवायत हमारे जो सियासी मुखालिफिन हैं वो बोलना शुरू करिए, भाजपा का फायदा हो जाएगा, भाजपा का फायदा हो जाएगा। कहां से फायदा होगा मुझे, जहां पर एक विधानसभा में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, करहल में हो रहा है, करहल में जेपी का उम्मीदवार कौन है? अखिलेश के भाई धनगर का बहन वही लड़ रहा है। तुम अपने परिवार को नहीं रोक सकते और तुम आकर यहां पर मीरापुर में कह रहे हो कि मजलिस लड़ रही है तो फुलां को फायदा हो जाएगा। अरे तुम्हारे भाई का बहन भी लड़ रहा है, यानी तुम्हारे परिवार हर पार्टी में बैठकर मलाई और गुलाब जामुन खा लेंगे और हमको वोट ना दे कोई, ये कैसे होगा बताइए आप। और अहम बात मैं आपको याद दिला रहा हूं, 2012 सितंबर, यह मुजफ्फरनगर जिले में आता है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। मुजफ्फरनगर का फसाद आजादी के बाद सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान अगर बिखर हुए 50,000, इसी अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे बेर हुए थे, खेतों में रह रहे थे, पर्दों के टेंट में रह रहे थे। और यही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे जब 50,000 लोग बेघर हो गए थे, किसी के माओ की इज्जत लूट ली गई, किसी के बहनों को कत्ल कर दिया गया। आप कैंपों में जिंदगी गुजार रहे थे और अखिलेश यादव सैफई में उत्सव मना रहे थे, मुंबई से एक्टरों को बुलाकर नाच गाना करवा रहे थे। यही अखिलेश यादव थे जिन्होंने बुलडोजर चलाया था उन रिलीफ कैंपों के ऊपर। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि याद रखिए, यही समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी,
यही मुजफ्फरनगर का इलाका था जहां पर यह हुआ था। और जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, कौन उन कैंपों में जाकर फिर कर उन गरीबों की मदद करने के लिए आया था? मैं 3 दिन इस कैंपों में रहा, जाकर देखता रहा। उस जमाने में मैं आया और हमारे एक दोस्त शाहनवाज साहब थे, मरहूम जफरयाब जिलानी साहब के साथी थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आप अपने जहन नशीन कर लीजिए। 20 तारीख के दिन अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए और फिर इस विधायक यहां पर ककरौली गांव में हम पुलिस से भी गुजारिश करेंगे, आप देखते ही हम चालान मार देते हैं। हमको मालूम आप बहुत हमसे मोहब्बत करते हैं, मगर इतनी ज्यादा भी मोहब्बत मत करिए जो हमारी जेब खत्म हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर आ जाइए, आपके मुख्यमंत्री बाबा के ऊपर भी कुछ बोलना पड़ेगा। आजकल बाबा महाराष्ट्र में फिर रहे, सुनिए, महाराष्ट्र में फिर रहे और नहीं जरूरत नहीं, और नारा लगाए हैं, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वो चैलेंज कर रहा हूं। झांसी में मेडिकल कॉलेज में 10 मासूम बच्चे जलकर मर गए। 10 मासूम बच्चे जलकर मर गए। और जब वो वार्ड में, न्यू नेटल केयर के वार्ड में एक शख्स था जिसके 2 जुड़वा बेटियां भी उस न्यू नेटल वार्ड में थे। जब वार्ड में आग लगी तो शख्स कूदकर 10 से ज्यादा मासूम छोटे बच्चों की जान बचाया। बाद में मालूम हुआ कि उसकी 2 बेटियां, जुड़वा बेटियां जलकर मर गई। और उस शख्स का नाम आपको मालूम क्या था? जिसने 10 से ज्यादा मासूम बच्चों की जान बचाई, जो 6-8 महीने के बच्चे बच्चियां थे। उस शख्स का नाम याकूब मंसूरी था। याकूब मंसूरी कूद गया आग में। ये नहीं देखा मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, देखो याकूब मंसूरी आग में कूदकर ये नहीं देखा कि किस समुदाय, किस मजहब के मानने वालों के बच्चे हैं। वो ये देखा कि बच्चे जल रहे हैं और कूद गया। ये अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, वो अपनी 2 मासूम जुड़वा बच्चियों को नहीं बचा सका। मैं योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहा हूं, क्या तुम याकूब मंसूरी को बुलाकर उसके सामने बोल सकोगे, बटोगे तो कटोगे? बोलो योगी आदित्यनाथ, क्या तुम बोल सकोगे कि बटोगे कटोगे? याकूब मंसूरी को बोलो। क्या देश के प्रधानमंत्री याकूब मंसूरी का कर बोलेंगे एक है तो सेफ है? इसके लिए नारे लगाए जा रही है, किसके खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? ये सब के सब भाजपा के लोग एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। याद रखो, मोदी, योगी आदित्यनाथ, देश रहेगा, आप और हम खत्म हो जाएंगे, देश बाकी रहेगा। और इस देश की ताकत यहां की भाईचारगी और मोहब्बत है। अगर आप नफरत घोलेंगे एक समुदाय के खिलाफ, आपको सियासी फायदा तो हो सकता है वक्तिया तौर पर, मगर क्या इससे देश मजबूत होगा? बटेंगे और कटेंगे का मतलब क्या है, बताओ हमको। अरे बांग्लादेश में जो हुआ, तुम शेख हसीना को क्यों रखे भारत में बुलाकर? उसको भी भगा देते। बांग्लादेश से भाग कर शेख हसीना आ गई, मोदी जी बोले आ जाओ मेरी बहन, यहां पर रह जाओ। और हमको योगी बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी के मंसूबे इस तरह की वाहियात बातें करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? एक है तो सेफ है। 10 साल से सेफ नहीं थे क्या मोदी जी? 10 साल से देश सेफ नहीं था क्या? अरे मैं इसका जवाब ये दिया हूं, अनेक है
सेफ को नहीं मानते, अनेक है तो अखंड है। इस देश में अंसारी भी है, कुरैशी भी है, जोजा भी है, सैफी भी है, दलित भी है, बैकवर्ड क्लास भी है, अपर कास्ट भी है, ठाकुर भी है, बमन भी है, मराठा है। इस देश की मगर आरएसएस की कोशिश एक ही है। इसीलिए मोदी जो कह रहे ना कि एक है तो सेफ है, हम कह रहे अनेक है तो अखंड है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या अच्छा ये है नहीं, इसमें कल मुझे दिया गया है कि 2012 चुनाव के मैनिफेस्टो में अखिलेश यादव ने 18% रिजर्वेशन का वादा किया था। अखिलेश यादव के पास रिजर्वेशन है, इसका है खाली अपने खानदान और परिवार का। मैं बन जाऊं, मेरी वाइफ बन जाए, मेरा भाई बन जाए, चाचा का बेटा बन जाए, वही रिजर्वेशन है। आरक्षण खाली उनके परिवार के लिए, आपके लिए नहीं है। आपको गलतफहमी है, ये समाजवादी कभी भी आपका कोई काम करने वाली नहीं है। मगर आप ये समझते हैं कि क्या करें, मजबूरी है। अरे अब तो मजबूरी नहीं है ना, ये तो पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है। आप यहां पर मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अरशद राणा को कामयाब करिए, तो भैया का दिमाग भी ठिकाने लग जाएगा पूरी तरीके से, पूरी तरीके से दिमाग ठिकाने लग जाएगा। इनको मालूम होना चाहिए, याद रखिए, मैं कब तक जिंदा रहूंगा, आप कब तक जिंदा रहेंगे नहीं मालूम, मगर अगर आप अपने वोट से अपनी लीडरशिप को पैदा करेंगे तो आपके वोट की कीमत बढ़ेगी, आपके वोट की अहमियत बढ़ेगी, आपकी जिंदगी की अहमियत बढ़ेगी। आपके इन बेरोजगार नौजवान बच्चों का मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इबादत गाहों की हिफाजत होगी, मगर सिर्फ आप वोट डालते रहेंगे तो इनको मालूम कि सिर्फ डराओ इन लोगों को, ये डर कर वोट दे देंगे। असदुद्दीन ओवैसी आज ककरौली मीरापुर विधानसभा में आकर कह रहा है कि अरशद राणा को डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर पतंग पर बटन दबाइए। डरने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, मौत एक मर्तबा आती है, 2 मर्तबा नहीं आएगी मौत। हर कोई जो इस दुनिया में आएगा जाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या ओवैसी हो, सबको जाना है इस दुनिया से। मगर जब जाएंगे तो हम अपनी विरासत में क्या छोड़कर जाएंगे? क्या हम अपनी विरासत में जायदाद को छोड़कर जाएंगे, खेत को छोड़कर जाएंगे, बैंक बैलेंस छोड़कर जाएंगे? हम अपनी विरासत में अपने नेक अमाल छोड़ेंगे, नेक औलाद छोड़ेंगे और सियासी शऊर छोड़ेंगे, मिल्लत का इत्तेहाद छोड़ेंगे, अपने नुमाइंदों को लीडरशिप बनाकर छोड़ के जाएंगे। ये विरासत आपको याद रखना है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। 20 तारीख के दिन आप लोग अपने घर से निकलकर अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। महंगाई आसमान को छू रही है, मामूली चीजें गरीब खरीद कर नहीं खा सकता, मगर योगी बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, प्रधानमंत्री बोलते हैं एक है तो सेफ है, कोई कहता है धर्म युद्ध है, कोई कहता है वोट जिहाद है। अब ये वोट जिहाद कहां से आ गया मुझे नहीं मालूम, लव जिहाद कहां से आ गया नहीं मालूम, और हम मोदी को और योगी को बोल रहे हैं अब तुम अपनी जान से बुलडोजर करो, नाम लगाओ। बोलो बुलडोजर के बारे में योगी और मोदी नहीं बोलेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जिस प्रदेश में, जिस भारत के हिस्से में बुलडोजर इस्तेमाल होता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो वहां की स्थिति को दिखाता है कि क्या वहां के हालात है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अगर कोई गवर्नमेंट का अधिकारी बुलडोजर लेकर आएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हमारे अहकामात का उल्लंघन कर रहा है, उसकी नौकरी चले जाएगी। तो बाबा तुम्हारा बुलडोजर चला गया, बुलडोजर लेकर आएंगे,
सुप्रीम कोर्ट तुमको सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट की नोटिस देगा। 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा। 15 दिन के टाइम से पहले बुलाकर बात करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसकी सुनवाई करना पड़ेगा। कितने गरीबों के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या यह नजारा अच्छा है कि लोग अपने घर को जब बनाते हैं अपनी जिंदगी की खून पसीने की कमाई से बनाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं, आसमान के नीचे खड़े रह जाते हैं। अरे कितना जुल्म इन लोगों ने किया। मुझे यकीन है कि अल्लाह उन बेजुबानों का आवाज जो तकलीफ उन बेजुबान ने उठाई, अल्लाह इंसाफ करेगा। जो बुलडोजर से हुकूमत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें शिकस्त भी होगी तो बुलडोजर की तरह तुमको शिकस्त होगी। आज इख्तिदार तुम्हारे पास है, अरे सत्ता किसी के पास रहने वाली नहीं है। बीजेपी वालों, इंदिरा गांधी भी यही समझती थी कि मैं हूं, मगर इंदिरा गांधी चले गई, दूसरे आते हैं। आज योगी और मोदी यही समझते हैं कि हम हैं तो भारत है। नहीं, भारत इनसे बड़ा है, देश उनसे बड़ा है, संविधान उनसे बड़ा है और इस देश की जनता इन तमाम नेताओं से बड़ी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। आप जानते हैं कि बुढ़ाना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में किसी ने अनाप शनाप बकने की कोशिश की तो क्या कोई लाल टोपी पहनने वाला गया था? कोई लाल टोपी पहनने वाला गया था? यही हरा कपड़ा डालकर जाने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग थे। हमारे 19 लोग जेल को गए, मगर हम जब जेल को जाते हैं तो हम बोलते हैं कि ससुराल में गए हैं। और ये तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। बड़े बड़े लोग जेल को गए और जब जेल से निकले तो बड़े नेता बने, मगर भैया जेल को नहीं जाते। आजम खान जेल को चले गए, अब्दुल्ला जेल को चले गए, मगर भैया नहीं जाएंगे। भैया के बारे में बोलेंगे ले दरी बिछाओ जवानी कुर्बान। अब मालूम हुआ कि आज रोड शो करने आ रहे हैं। अखिलेश, आपने गलत टाइम लिया यहां पर आने का। आज अच्छा मालूम हुआ कि भैया ने कहा कि अब शेर के धार के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे तो कैंसल कर दिए वो। तो इसका मतलब समाजवादी चुनाव हार चुकी है, मान चुकी है। आप ये बात समझ लीजिए। तो आप 20 तारीख के दिन अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोल दिए। फिर यहां हम जाने के बाद इबलीस के लोग आकर कान में खुसखुस करेंगे, अरशद राणा जीता तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, भाजपा आ जाएगी। अरे भाई, भाजपा आई मेरी वजह से नहीं आई, इन लोगों की वजह से भाजपा आई है। हम क्या अच्छा यहां पर यहां का सांसद आरएलडी का है नहीं है? आरएलडी का है ना, बिजनौर के। आपने वोट दिया, किसको दिया? आपने आरएलडी को तो वोट नहीं दिया ना। कितनों ने नहीं दिया तो उठाओ। अच्छा, आप ये बोलेंगे हमारे भाषण के बाद हो जाएगा तो आरएलडी बीजेपी जीत जाएगी। मेरा जवाब यही है कि हां, मैं भारत में बैठकर कमला हैरिस को हरा दिया और ट्रंप को जिता दिया। और क्या बोलो, यानी हम यहां पर बैठ जाते नहीं है। ये इनके कांग्रेस के एक नेता बोले हां ओवैसी लड़ता नहीं है, मगर उसकी भाषण का इतना असर होता है कि हम हार जाते हैं। मेरे भाई, ये सब बहाने हैं। कोई जीत हार चुनाव है, कोई देगा तो कोई हारेगा। आपसे अपील करने आए हैं कि मुत्तहिदा तौर पर 20 तारीख के आप लोग अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए और प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए।
आपके पास एक बेहतरीन कैंडिडेट अरशद राणा आपके सामने है। समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, उनके परिवार से उनके बड़े लोग यहां पर सांसद भी रहे हैं, मगर उन्होंने इस विधानसभा के लिए क्या किया आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं आपसे सिर्फ यही अपील करने आया हूं, एक लंबा सफर करके आपसे आया हूं। महाराष्ट्र से निकलकर आज वेस्टर्न यूपी के इस इलाके में सिर्फ इसलिए आया हूं ताकि आपके दरमियान में खड़े होकर मैं अपनी दिल तकलीफ को अपने जबान के जरिए तुम्हारे सामने बयान कर सकूं। मैं इसलिए आया कि नाइंसाफी का जिक्र तुम्हारे सामने कर सकूं। मैं इसलिए आपके दरमियान में आया मेरे बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, ताकि हमारी आवाज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में गूंजे। एक मर्तबा आप मंजलिस के उम्मीदवार को कामयाब कर दीजिए और देखते जाइए कि आपके मसाइल कैसे हल होते हैं। वरना याद रखिए, ये समाजवादी और बीजेपी एक सिक्के के दो रुख हैं, एक सिक्के के दो रुख हैं। मैं करीब से देख चुका हूं इनको। ये चाहते हैं कि मानते हैं कि मजबूर है, ये कमजोर है, इनको डराओ, ये डर जाएंगे। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जब दलित समाज का सुनिए, जब मोदी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बैकवर्ड क्लास का नेता मोदी है, अखिलेश कहते हैं कि हम समाजवादी जरूर हैं मगर हमारा परिवार यादव परिवार, बहुजन समाज है, दलितों की बात करती है, बाबा है, बोलते नहीं है मगर ठाकुरों को प्रमोट करते हैं। हर समाज अपना नेता बना चुकी है और आप लोग सिर्फ सोच रहे हैं कि क्या करें क्या करें। अरे करना कुछ भी नहीं है, उनको देखो, अपने अरशद को कामयाब करो और कुछ भी करना नहीं है। अगर आप सोचते रहेंगे, डरते रहेंगे, मेरे भाई 70 साल हो चुके हैं, 18 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, हम कब तक सोचते रहेंगे। अरे एक मर्तबा अपने दिल की आवाज को सुन लो। तुम बंद कमरों में बैठकर तो बोलते हो कि ओवैसी हमारे तकलीफ को बयान करता है, ओवैसी पार्लियामेंट में लड़ता है। अरे मेरा लड़ना जरूरी है, मगर क्या तुम नहीं चाहते कि ओवैसी की तरह ऐसे हजार ओवैसी से बेहतर तुम्हारे नुमाइंदे विधायक और सांसद बनकर तुम्हारी लड़ाई लड़े? ये आपको फैसला करना है 20 तारीख को। बस यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। मैं यहां पर आया हूं, आपका बेहद शुक्रिया। मैं आखिर में कुंदरकी की आवाम से भी माफी चाहता हूं कि किसी टेक्निकल वजह से मेरे हमारे कैंडिडेट हाफिज वारिस के इंतखाबी मुहिम में शिरकत नहीं कर सका। मैं कुंदरकी की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि हाफिज वारिस को आप वोट देकर कामयाब करिए। अच्छा, वहां पर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, क्या क्या बोले जा रहे हैं? अब इकरार कर ले बेटा, इकरार कर लो। वो ये बोल रहे हैं कि देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, कुंदरकी में जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो बोल रहे हैं कि जुमे का दिन बड़ा मुबारक दिन है और हमारे मुसलमान भाई नमाज पढ़ने नहीं गए, मेरे जुलूस में आ गए। वो बोल रहे हैं कि देखिए ऐसा है, इस्लाम में सलाम है। अरे बाबा, तुम ये बात जाके तुम्हारे मुख्यमंत्री को बोलो ना, तुम ये बात जाके मोदी को बोलो ना, तुम ये बात जाके आसस के मोहन भागवत को बोलो ना, मगर कुछ नहीं बोलेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि 20 तारीख के दिन मीरापुर से अरशद राणा साहब को और कुंदरकी से हाफिज वारिस साहब को आप अपना वोट देकर कामयाब करिए। और गाजियाबाद से रवि गौतम साहब है हमारे उम्मीदवार, बड़े ताकतवर उम्मीदवार है, स्ट्रांग उम्मीदवार है रवि गौतम, वो भी लड़ रहे हैं। आप इन तमाम की कामयाबी के लिए दुआ भी करिए। मैं माजरत चाहता हूं, मैं एक लंबा सफर तय करके आया हूं, ज्यादा देर आपके दरमियान में बोल नहीं सका। इंशाअल्लाह ताला दोबारा आऊंगा और तफसील से आप तमाम से बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ नारा लगाइए, पतंग को
पतंग को, अस्सलाम वालेकुम।